तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। भारत का जो संसद होता है, ठीक है, 5 5 मिनट में एक एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। तो भारत का जो संसद है, संसद जहाँ पर जो बैठ के हम लोग बातचीत चलती है, खपड़ी बजता है, तो संसद में कानून कैसे बनता है, क्या सबका मत लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है, उसकी प्रक्रिया का प्रोसेस है, उसके अंदर बात मतलब जो भी है वहां पर बैठकर बातचीत होता है। सभी जो हमारा सिविल सर्विस के हैं, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, फिनांस मिनिस्टर, सभी लोग मिलकर क्या वहां पर कुछ वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, बात करने से एक कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। अच्छा, कुछ पूछना होगा जरूर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, भारतीय संघ मतलब भारत का है, एक संघ है, तो एक देश है। भारतीय संघ की राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्य संसद करती है। व्यवस्था मतलब कैसे व्यवस्था ठीक ठाक चले, वो कौन करता है? संसद कार्य करता है। इसलिए भारतीय संसद सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण करना है। भारत का संसद का मेन काम पता है क्या है? कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, कानून संबंधी सभी प्रस्ताव, जो भी प्रस्ताव हैं, प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष आते हैं। मतलब जो भी है सभी अपना अपना राय देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, कृषि समस्या है, नलकूप की समस्या है, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दिया जाए, इस चीज पे ध्यान दिया जाए। सभी पार्टी के लोग बैठे रहते हैं और उसमें अपना अपना राय देते हैं कि इस चीज पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या इस चीज पे काम करना जरूरी नहीं है, किसान के ऊपर काम करना जरूरी नहीं है, या फिर गरीबों के ऊपर काम करना जरूरी नहीं है, या फिर बिजनेसमैन को ही सिर्फ देखा जा रहा है, या फिर हमारा बिजनेस जो है इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, या एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है, या फिर फिनांस मिनिस्टर की बात करें, या फिर अपने कौन क्या काम कर रहा है, किसको इंगित करना है, किसको बारे में भला करना है, बुरा करना है, हर चीज को, बात को रखा जाता है। रखने के बाद क्या फैसला लिया वो संसद में होता है। मतलब ये नहीं बोला जाता है कि हम जो बोल रहे हो मान लो, हम अपना राय रख रहे हैं, सभी लोग अपना राय रखते हैं, ठीक है। तो दोनों सदन द्वारा पृथक पृथक पारित होने पर पार्षद राष्ट्रपति, मतलब कि दोनों जितने भी सदन है, सदन में दोनों सदन का अपना अपना पक्ष रखते हैं। पक्ष रखने के बाद राष्ट्रपति से क्या होता है, अगर रूल्स बन जाता है, सभी लोग एग्री होते हैं, तो राष्ट्रपति से सिग्नेचर किया जाता है। साइन होने के बाद, हस्ताक्षर होने के बाद ये क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर मान लेता है कि हाँ भाई ये नियम जो है वो सही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई कर सकते हो तो भी सही है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, तो ये चीज है। अब यहाँ पर क्या है, विधेयक जो है का अब यहाँ पर बात करें कि मानेगा कौन कौन, अप्लाई करेगा कौन कौन, बोलेगा कौन कौन, ठीक है। तो यहाँ से नाम उठ के आता है विधेयक, है ना। तो विधायक नाम, ये हम लोग सुने पहले भी, विधायक का जो चुनाव होता है, तो यहाँ पर विधेयक का अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है सरकारी या सार्वजनिक, एक होता है सरकारी या सार्वजनिक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। एक होता है विधेयक, एक होता है गैर सरकारी, मतलब सरकार का काम करने वाला, एक होता है गैर सरकारी, दोनों का पूरा। सरकारी विधेयक कौन है और गैर सरकारी विधेयक, मतलब सरकार के अंदर में रहने वाले सरकारी हो गए और गैर सरकारी भी होते हैं। तो सरकारी विधेयक वे होते हैं जो सरकार अर्थात मंत्री के सदन में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब मंत्री के समकक्ष काम करता है, मंत्री, प्रधानमंत्री का, ठीक है। और गैर सरकारी विधेयक होता है जो सरकार से बाहर काम करता है, सरकार के अंडर में नहीं रहता, अपने मन से बाहर काम करता है, अर्थात मंत्री परिषद से बाहर से ही काम करता है देश के लिए, ठीक है। विधेयक राष्ट्रपति पर हस्ताक्षरित होने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि दो तरह से लेटर आता है, एक अंदर से लेटर आता है, बाहर से लेटर, दोनों तरह से राष्ट्रपति साइन करता है। नियम के अनुसार से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा नियम नहीं बनेगा, ठीक है। और ये चीज है, और साथ में क्या है, कानून इसे बन जाता है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जिन सरकार जो भी सरकार ये बाहर से बनता है उसको गैर सरकारी बोलते हैं। सरकारी या सार्वजनिक विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और वो, अब सरकारी और सार्वजनिक विधेयक, हमने क्या कहा कि सरकारी और गैर सरकारी, पहले सरकारी का नाम लिया फिर गैर सरकारी का। अब सरकारी को ही बांटा गया दो भाग में, ठीक है। एक है साधारण संविधान संशोधन विधेयक, मतलब एक जो है साधारण, जो संविधान का संशोधन करेंगे, ठीक है। और एक जो है वो क्या करेगा, धन विधेयक, एक संविधान से रूल से हिसाब से काम करेगा, और एक है धन के रूप में देखेगा, मतलब फिनांस मिनिस्टर वाले कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसका दो पॉइंट पढ़ना है। हमने किसका बताया, सरकारी के अंदर में दो, सार्वजनिक, तो सार्वजनिक के बारे में बात करते हैं कि सार्वजनिक विधेयक को पारित करने के लिए कौन कौन पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगर वो नियम बनेगा
तो कौन कौन सा नियम बनेगा। तो सबसे पहला क्या है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन माने वचन देना, वाचन माने प्रथम वर्ड क्या होना चाहिए। विधेयक प्रस्तुत करता है कुछ, तो प्रस्तावक द्वारा विधेयक का सदन में प्रस्तुत किया जाना, मतलब क्या है कि यहाँ पर सार्वजनिक जो है वो अपना बात रखेगा, पहले पहले बात रखता है। उसके बाद प्रथम वाचन की पहले ऐसा ऐसा चीज होना चाहिए जो कि संविधान से रिलेटेड बात ही करेगा, फिनांस से रिलेटेड बात नहीं करेगा, ठीक है। प्रथम वाचन प्रक्रिया में का प्रमुख चरण है कि विधेयक प्रस्तुत किए जाने वाले होते, मतलब कुछ भी चीज प्रस्तुत कर रहा है तो उसका पूर्व सूचना देना होगा, उसको अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी, अध्यक्ष महोदय बैठे रहते सामने, उसे अनुमति लेनी होगी। दूसरी बात कि प्रस्तावना द्वारा विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तावना द्वारा माने कोई भी काम करने से पहले प्रस्तुत करना, प्रस्तावना द्वारा विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा पॉइंट है कि विधेयक का सरकारी गजट में प्रकाशित करना, सरकारी चीज में बताना पड़ेगा कि हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे मीटिंग होगा, आप लोग आए। समझ में आए बात, किस टॉपिक पे है, तभी तो सभी रेडी होकर आएंगे ना, ठीक है, कि हमको इस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। विधेयक का हो गया। प्रथम वाचन, प्रथम वर्ड ये है कि भाई ये एजेंडा है, इस चीज पे काम करना है। दूसरी बात क्या, द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन क्या है, प्रथम वाचन जब हो गया तब कौन कर रहा है, साधारण विधेयक का काम है, ये साधारण विधेयक का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करता है, चलाता है, ठीक है। प्रथम वाचन के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिन का विधेयक और द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है, मतलब क्या है कि कौन सा दिन, कब मीटिंग रखी जाएगी, द्वितीय वाचन हो गया, ठीक है। उस दिन विधेयक प्रस्ताव या प्रस्ताव कर रखता है कि उस विधेयक को प्रवर समिति में विचार मैंने किसके विचार से किसको क्या सौंपा जाएगा। इसके बाद उसको बिल, और अब जो बिल आता है उसके ऊपर वाद होगा, विवाद होगा, बातचीत होगा, जिस चीज पर टॉपिक बातचीत हो, यदि सदन उसे बहुमत से किसी समिति को मैंने किसी समिति को सौंपता है प्रस्ताव को, तो उसमें क्या होता है, समिति गठित की जाती है, एक समिति बन जाता है कि इस चीज में हम लोग बातचीत अच्छी तरह से करेंगे। समिति होने के पश्चात वह विधेयक प्रत्येक धारा और सूक्ष्म दृष्टि, अब एक एक पॉइंट पे अगर अगर वो मुद्दा छिड़ गया तो एक कमिटी बना दी जाती है कि आप जैसे मान लो कि हम लोग हिंदी भाषा को लेकर अगर बात करें कि हिंदी की भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है ना, तो मान्यता भाषा अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक जंग छिड़ा गया, संसद में बोला गया, तो संसद में जब बोला गया तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, कमिटी में एक्सपर्ट लोग को बुलाया गया, उस वे लोग क्या करेंगे, सेक्शन के तहत, तिथि के तहत, हर चीज जो है धारा के तहत उसको जांच करेंगे, पता क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या नियम सुधार होना चाहिए, एक्सपर्ट को दे दिए, जो कि जिसने उठाया था नियम, जिसने बात उठाया था उसका एक काम नहीं है, उसको एक्सपर्ट को दे दिया गया। अब एक्सपर्ट लोग समिति बना के अपना काम करेंगे, ठीक है, अपना प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। उसके बाद इस समय के बाद सदन में विधेयक का प्रत्येक धारा पर वह सूक्ष्म विचार करेंगे, और जो समिति जो है जांच पड़ताल करके सूक्ष्म मतलब कि अच्छा करेक्ट अपना वाद विवाद देगी या फिर परामर्श देगी, ठीक है। और तब उसका अगर होगा तो संशोधन होगा, ठीक है। दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा वाचन, तीसरा वाचन क्या है, अंत में विधेयक को निश्चित दिन पर, अब विधेयक जो है जो बात छिड़ा था उसको निश्चित समय का अपना विचार लाना पड़ेगा, समिति को भी विचार लाना पड़ेगा। यह वाचन मुख्यतः औपचारिक ही होता है, मतलब कि सबके लिए सुइटेबल होता है, ऐसा निकाला जाता है, क्योंकि इस चरण में विधेयक को कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता, विधेयक के क्या परिवर्तन, जो बोल दिया वो बोल दिया, जिस चीज के काम होगा काम। यदि बहुमत विधेयक अगर वो बोल रहा है और बातचीत चल रहा है और वो अब अगर समिति ला रहा है अध्यक्ष महोदय के सामने और सबका पक्ष है, सबका पक्ष में है कि चलो भाई ये नियम सही है, तो सदन अध्यक्ष विधेयक के पास हुआ पॉइंट करके दूसरे सदन में भेज सकता है, तो अध्यक्ष क्या करेगा, इसको दूसरे जगह पर पास कर देगा कि हाँ भाई ये सही है, आप देख लो, दूसरे सदन में भेज देगा, क्योंकि सदन दो है, सदन दो है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, द्वितीय सदन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रथम विधेयक इस सदन को पारित करने के लिए आवश्यक रूप से सदन में जाता है, मतलब दूसरे सदन को दे दिया, दूसरा सदन दूसरे में जा दिया, दूसरे सदन द्वारा विधेयक संबंध में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर से उसमें क्या एक्टिविटी होगा, ये दूसरा सदन भी विधेयक को उसी रूप में पारित करेगा, ठीक है, उसी रूप में, मतलब की बात करेगा, एजेंडा बनाएगा, समिति बनाएगा, डिस्कशन करेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति ले लेगा। राष्ट्रपति अगर मान गया कि सही है भाई, साइन हम कर देते हैं, मतलब नियम जो बनाए हो वो दोनों सदनों से पास हो गया है, हम तो फिर से एक बार बैठक होगी, ठीक है, संयुक्त बैठक बैठेगी और उसके बाद प्रावधान दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश दूसरे सदन में प्रस्ताव में अस्वीकृत, अगर पहला सदन में ठीक है
और दूसरे सदन में गया, वहां स्वीकृति सबको, कोई एक जन भी अगर बोल दिया कि नहीं ये सही नहीं है, तो पहले सदन का अवश्य, तो फिर पहले सदन में भेज दिया जाएगा बिल को, और बोलेगा कि इसको संशोधन करो। और दूसरे सदन में असहमति से राष्ट्रपति के एक जो अनुच्छेद है 108 के तहत बैठक बुला सकती है राष्ट्रपति के सामने, कि अगर कोई गड़बड़ है तो हम लोग राष्ट्रपति अनुच्छेद है 108 के तहत हम लोग बैठा सकते हैं, और संयुक्त बैठक के आधार पर विधेयक भाग्य का निर्माण करें, मतलब कि विधेयक के भाग्य के का निर्णय करे कि विधेयक क्या बोल रहा है, क्या उसका नियम को मानना चाहिए, क्या मुद्दा जो छिड़ा है उसको मानना चाहिए। उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति की अनुमति देखी जाती है। राष्ट्रपति अगर दोनों सदन आ गया लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो नहीं होगा। तो दोनों सदनों का विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति को स्वीकृति करना जरूरी है। अगर स्वीकृति होगी तो नहीं चले, स्वीकृति होना चाहिए, अगर स्वीकृति होगी तो वो विधेयक पास नहीं होगा। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा, अगर राष्ट्रपति कहता है कि नहीं कुछ ठीक करो, ये नियम सही नहीं है, तो फिर से वापस सदन में चल जाए। ठीक है, संशोधन के स्वीकार लेते ही राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति, अगर फिर से संशोधन हो गया, फिर से विचार हो गया, फिर से ठीक ठाक हो गया, संशोधन हो गया, तो उसमें आगे, क्योंकि हम लोग का जो भारत का संविधान है लचीला है। वो भी B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये ना ही ज्यादा तगड़ा है, ना ही ज्यादा कठिन है, ना ही ज्यादा सरल है, ये जस्ट लचीला है। इसमें आवश्यक है कि बहुत सारे सुधार किए जा सके। 258 से ज्यादा सुधार अभी भी हो चुके हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है अभी, और उसमें संविधान में सुधार जरूरी है। तो ये फिक्स नहीं, हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या है कि सभी का राय होना चाहिए। एक आदमी भी अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसका राय होना चाहिए, उसका राय को माना जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। और वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया वही और वित्त विधेयक मैंने फिनांस में अगर बात करें तो उसमें भी यही प्रक्रिया है जो साधारण विधेयक में, साधारण वाले में यही है, उसमें भी वही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून का निर्माण के लिए भारतीय सदन में दोनों सदन की काफी भूमिका है। दोनों सदन में ये बिल पारित होती है और दोनों पर पास होने के बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, उसके बाद जाकर ये कोई भी नियम या कानून लागू होती है। तो ये हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग क्लियर कर लिए कि भारतीय संसद में कानून का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वाले हैं भारतीय संसद, भारत का जो संसद है उसमें नहीं, भारत का संसद तो पढ़ लिए थे। राज्यसभा, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, और साथ में लोकसभा के बारे में भी जानेंगे। तो राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन दोनों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, राज्य से बात कर ले हम लोग कि राज्य मतलब एक छोटा राज्य। राज्य हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे जानते हैं हम लोग राज्यसभा, राज्य है ना। तो राज्यसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा डीपली जानना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा तो भारत में व्यवस्थापिका या संसद द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। हमने प्रथम सदन द्वितीय सदन के बारे में बताया, तो दूसरा जो सदन है, दूसरा जो सदन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, भारत में व्यवस्थापिका, याद रहे भारत में व्यवस्थापिका या संसद, व्यवस्थापिका या संसद के दूसरे सदन को, दूसरे सदन को राज्यसभा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से भी आ सकता है। यह एक अस्थाई सदन है, फिक्स है, फिक्स है, जो कभी घटता या बढ़ता नहीं है। अब बात करेंगे कि राज्यसभा बनता कैसे, राज्यसभा बनता कैसे है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है, हमने पहले ही बता दिया, कभी विघटन नहीं होता है, बता दिया किन किन बातों पे इस पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले भारत मैंने इसमें कितने लोग होने चाहिए, सांसद के अंदर, इस राज्यसभा के अंदर में कितने लोग होना चाहिए। तो सदन संख्या और निर्वाचन की पद्धति, पहली बात होगी कितने लोग होने चाहिए, दूसरी बात सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 याद रहे, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदन की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, और इनमें 12 सदस्य, कितने सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने तरफ से रखेगा, मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहां कहां से देखेगा, राष्ट्रपति कला से देख सकता है, साहित्य में से हो सकता है, विज्ञान में से हो सकता है, समाज सेवा में से हो सकता है। इन सब क्षेत्रों के लोग को कन्वर्ट करके ला सकता है कौन, राष्ट्रपति। और 12 व्यक्तियों को
को नामजद करता है, 12 व्यक्तियों को इसमें रखता है। उसके बाद शेष कितना बचा, 238 बचा, 250 लोग चाहिए, 12 हो गए। शेष 238 सदस्य जो है चुनाव एक संक्रमणीय मत मतलब वोट के तरीके होता है, वोट होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के हिसाब से होता है, और साथ में संघीय क्षेत्रों में विधानसभा के निर्वाचन का सदस्य द्वारा होता है, मतलब विधानसभा के का निर्वाचन होता है सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों का जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान की व्यवस्था की गई है, मतलब कि सबको अपना अपना पावर दिया जाएगा। यह व्यवस्था संयुक्त अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों के विपरीत है। यही जो है उन देशों से हम लोग का अलग है, जहां समस्त राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व, मतलब सबको समान पावर दिया जाता है। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो सिलेक्शन होके आएगा उसका क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात उसकी आयु जो है 30 वर्ष से कम ना हो, याद रहे। पढ़ाई लिखाई जॉब 30 तक लोग करते हैं, लेकिन 30 के बाद नेता मंत्री और सिविल सर्विस में देश के लिए काम आना होगा, तो 30 के बाद उनका है। तो जितना पढ़ाई करना है 30 तक। लोग बच्चे यही सोचते हैं कि 25 में एज खत्म हो गया, 30 में नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है। अगर तुम 30 के हो गए हो तो मैं समझ लो कि देश की सेवा करने लायक हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, एजुकेशन है, तो तुम देश की सेवा में काम आ सकते हो, वहां सिलेक्शन तुम्हारा हो सकता है। तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं है, 30 वर्ष से कम के लोगों को उसमें लेगा ही नहीं, राज्यसभा में लेगा ही नहीं। अच्छा, तो अपने आप को उस हिसाब से कैपेबल तुमको बनाना होगा। वह ऐसी योग्यता रखता है जो संसद समय समय पर निर्धारित करता है, मतलब योग्यता उसके चाहिए जो कि समय समय, ऐसा नहीं है अब अभी के हिसाब से कुछ चेंज भी कर सकता है कि अभी का हम लोग को ऐसा चाहिए था, अभी हम लोग को ऐसा चाहिए। ठीक है, पहले के लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था, लेकिन अब जो है बोलेगा नहीं कंप्यूटर चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में डाल देगा ये चीज चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए, ये भी चाहिए, वो सब लिस्ट बना देगा, इतना एजुकेशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रत्याशी जो एग्जाम मतलब कि जो आएगा सिलेक्शन होकर, उसका राज्य के संसदीय मतदाता होने चाहिए और वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई केस फेस नहीं होना, चुनाव लड़ने लायक हो। वह सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब सरकार के तहत चोरी चमारी नहीं हो, और साथ में उसका ध्यान ये नहीं हो कि वह हमेशा क्या हो, लाभ के ऊपर ध्यान दे, हमेशा के ऊपर लाभ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह पागल नहीं हो, वह दिवालिया नहीं हो, कंगाल नहीं हो, ऐसा होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक ये काम कर पाएगा। तो राज्यसभा का एक अस्थायी सदस्य है, ये कभी भंग नहीं होता, और इसमें कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। और राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष तक सेना निर्मित हो जाते हैं, मतलब 2 वर्ष तक सेना निर्मित हो जाते हैं। क्लियर। आगे है गणपूर्ति। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यसभा में जो बैठक होती है गणपूर्ति सदन द्वारा बनाए गए हैं। किसे, गणपूर्ति सदन द्वारा बनाए गए हैं, नियम का आधार पर निर्धारित किए हैं। सदन की कुल संख्या जो होनी चाहिए, मतलब वहां पर लोग बैठे जो होंगे, अगर 10 का एक मतलब 10 लोग टोटल, मैंने 100 लोग हैं, तो 100 में से एक लोग प्रेजेंट होना चाहिए, 10 में से एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए, भाग उपस्थित होना बैठक की जरूरी। अगर प्रेजेंट की बात करें तो मतलब कि एक रॉ में एक बेंच में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 लोग में से एक जन का आना कंपलसरी है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या, प्रमुख पदाधिकारी कौन है, तो राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी सभापति और उप सभापति होता है। राज्यसभा में बैठ के जो बात करता है, एक सभापति होगा, एक उप सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के ऊपर अपने अपने ही में से सभापति अपने ही में से एक जन को उठा के अपने 6 साल के लिए उसको बना सकता है। क्लियर है। राज्यसभा के सभापति के अधिकार और कर्तव्य वही है जो लोकसभा के अध्यक्ष है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है उसका ज्यादा पावर नहीं है, उतना ही पावर है जितना लोकसभा के है। अंतर केवल इतना है कि सभापति, राज्यसभा के सभापति को वह अधिकतर नहीं बल्कि विधेयक घोषित कर देता है, मतलब उसका बात सुना जाता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि राज्यसभा का क्या कार्य है। इतना तो बना तो लिए, कार्य क्या है, शक्ति क्या है। तो सबसे पहला है विधायी शक्ति, विधायी जो उसके पास पावर होना चाहिए वो चीज होता है। राज्यसभा में लोकसभा की तरह, राज्यसभा में पावर होता है लोकसभा की तरह, विधि निर्माण में मतलब नियम कानून बना सकता है। संविधान द्वारा अवित्तीय, अवित्तीय मतलब पैसा कौड़ी के परे, ठीक है,
विधि संबंध लोकसभा राज्यसभा के दोनों बराबर शक्ति प्रधान है, मतलब वित्तीय को छोड़कर, फिनांस को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पावर बराबर है। अवित्तीय विधेयक दोनों सदनों के किसी में से पहले प्रस्तावित, मतलब कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में पहले कोई प्रस्तावना दिया जा सकता है कि हम इस मुद्दे पे बात होगा, इस मुद्दे पे नियम। दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर में जाता है, तो पहले ही पढ़ लिए। और उसके बाद व्यवहार में क्या है, सभी जो है सभी विधेयक जो प्रस्तावित किए जाए, मैंने सब व्यवहार में सभी का मत होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति क्या राज्यसभा को है, संविधान का तोड़ मरोड़ करना क्या शक्ति है, देख लेते हैं। संविधान सभा में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्रदान है, लोकसभा भी चेंज कर सकता है, राज्यसभा भी चेंज कर सकता है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों, लेकिन ये नहीं है सिर्फ राज्यसभा अगर जाता है और लोकसभा नहीं जानता तो वो संशोधन नहीं होगा। उपस्थित मतदान के भाग लेने के बाद सदस्यों को 2/3 से ही पारित किया जाएगा। दूसरी बात क्या, संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदन की असहमति पर संविधान के संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। मतलब क्या, अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं चाहता है तो नहीं होगा। वित्तीय शक्ति, अगर वित्त पैसा कौड़ी की बात करें तो पावर कितना है, तो यद्यपि संविधान सभा में राज्यसभा का लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। मतलब लोकसभा पैसा खर्च कर सकता है, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा को उतना पावर नहीं है जो फिनांस का काम कर सकता है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक में लोकसभा के में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा में स्वीकृति होने पर लोकसभा में अगर पास हो गया कि इतना पैसा यहाँ पे खर्च होगा तो राज्यसभा उसको अप्लाई कर सकता है। जिसके अंदर अधिक से अधिक 14 दिन का विधेयक पर विचार किया जाएगा, मतलब 14 दिन तक विचार किया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में आने वाले सुझाव को लोकसभा दे सकती है 14 दिन के बाद, कि करना है कि नहीं करना है। लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि पैसा कितना कहाँ खर्च होगा, ठीक है, सेंट्रल के हिसाब से। कार्यपालिका का नियंत्रण, अब कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे होगा, शक्ति किस हिसाब से होगा, तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति राज्यसभा के पास नगण्य है। कार्यपालिका को चलाने के लिए राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। इसका कारण यह है कि कार्यपालिका राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं है, मैंने कार्यपालिका को चलाना राज्यसभा का काम नहीं है। अच्छा, राज्यसभा के सदन मंत्री से प्रश्न और पूरक पूछ सकते हैं, मतलब मंत्री से सिर्फ आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी आलोचना कर सकते हैं। राज्यसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, मतलब क्या, क्योंकि हमको जो मंत्री है वो सही नहीं कर रहे, हमको ऐसा लगा, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, निर्वाचन संबंधी अन्य संबंधी क्या है, निर्वाचन अगर करें तो पहला क्या होना चाहिए कि राज्यसभा में निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले, मतलब राज्यसभा जो है, राज्यसभा का जब निर्वाचन हो रहा है तो सदस्य में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले, राष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तो उसमें राज्यसभा भाग ले सकता है। दूसरी बात है, राज्यसभा के सदस्य जो भी हैं वो लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, कुल पदाधिकारी का महाभियोग लगा सकती है, मतलब रोक टोक लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित किया जाएगा जब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा एक साथ हो, तब जाके किसी को रोक टोक लगाया जाएगा। दूसरी बात क्या है, राज्यसभा के विशिष्ट अन्य शक्ति है, और भी बहुत सारा शक्ति, कौन कौन सा है, तो यहाँ पर जो कि जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, मतलब क्या, राज्यसभा को बहुत शक्ति है लेकिन लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 249, इसमें क्या है, राज्यसभा उपस्थित और मतदान लेने में 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत जो है राज्यसभा की सूची के विषय के हिसाब से कि उस विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय पर घोषित किया जाएगा, मतलब राष्ट्र के हिसाब से घोषित किया जाएगा। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। कौन कर सकता है, राज्यसभा। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पारित किया जाएगा, फिर उसका मतलब कि अगर एक राज्यसभा 1 साल का नियम बनाएगा, अगर वो ठीक ठाक चलता है तो फिर आगे बढ़ जाएगा। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 1/3 बहुमत के प्रस्ताव को पास कर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करेगी, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करेगी और केंद्र सरकार को दे सकती है, मतलब नियम बना के केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव न पारित कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किसी नवीन अखिल भारत सेवाओं का व्यवस्था नहीं बनाएगी, ठीक है। अगला यह है, यदि आपातकालीन उद्घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो गया, मैंने लोकसभा टूट गया, लोकसभा नहीं संभाल पा रहा है, तो ऐसे समय में 2 महीने के अंदर में विघटित हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो राज्यसभा स्वीकृति लेकर आपातकालीन घोषणा प्रभावी रह सकता है, मैंने तब राज्यसभा संभाल सकता है और नई लोकसभा में उसकी बैठक 1 माह के अंदर में बैठा सकता है।
ठीक है, तो ये सारे पावर थे, निर्वाचन पद्धति थे जो कि राज्यसभा के रिलेटेड हम लोग पढ़े। आई थिंक अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकसभा का, इतने ही सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं।